एक स्टार्टअप कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरत होती है ढेर सारे पैसे की। फाउंडर्स इस पैसे के लिए, इस रकम के लिए वीसी के पास जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स के पास जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। आए दिन हम लोगों को इस तरह की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, इस स्टार्टअप ने इस सीरीज राउंड में इतने रुपए जुटाए। लेकिन क्या आपने कभी बूट स्ट्रैप्ड स्टार्टअप के बारे में सुना है? ये एक अलग तरह का स्टार्टअप होता है जिसमें फाउंडर्स बाहर से पैसा जुटाने की बजाय अपने पैसे लगाते हैं, अपनी सेविंग्स के पैसे लगाते हैं, अपने रिलेटिव्स से, अपने दोस्तों से पैसे जुटाकर उस स्टार्टअप को शुरू करते हैं। हाल ही में शार्क टैंक पर भी एक ऐसा ही स्टार्टअप आया था, स्निच, जिसके बिजनेस को देखकर शार्क्स इतने इंप्रेस हुए कि पांचों के पांचों शार्क्स ने कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया। 2019 में शुरू हुई स्निच के फाउंडर सिद्धार्थ ने महज 4 साल के अंदर अंदर सेल्स से लेकर परचेजेस, एआरआर, इन सभी फ्रंट पर इतना शानदार परफॉर्म किया है कि शार्क्स अपने आप को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से रोक ही नहीं पाए। हाय, मैं हूं उपासना और आप मुझे सुन रहे हैं शुद्ध देसी स्टार्टअप में, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक्स पर। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं सिद्धार्थ। उनके साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी के पीछे लगने वाली मेहनत के बारे में। कैसे खुद के पैसे से एक शुरू की हुई कंपनी को सिद्धार्थ ने आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे साथ इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है डूइंग अ पॉडकास्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आपने 2 साल में बूटस्ट्रैप कंपनी को 100 करोड़ एआरआर के टारगेट के साथ पहुंचा दिया है। एआरआर बोले तो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आंसर देते वक्त थोड़ा सा हमारे जो लिसनर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में समझ में आता है कि आपने अपने पैसे लगा करके एक कंपनी शुरू की, लेकिन इतने लंबे टाइम तक उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के बेसिस पर आगे ग्रो कराते रहना, इसकी क्या वजह थी? और ये बूटस्ट्रैपिंग की इनिशियल से लेके अभी तक की ये जो पूरी जर्नी है, जो आइडिएशन है, उसको लेकर के आपके थॉट्स क्या हैं? हमारे लिए एक्चुअल में ये जर्नी बहुत ही इनक्रेडिबल रही है। और ऐसा नहीं था कि हमें बूटस्ट्रैप ही रहना था या कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी इसके पीछे। हमने काफ़ी सारे वीसीज को अप्रोच किया था जब हम छोटे स्केल पे थे, तकरीबन 1-1.5 करोड़ के मंथली रन रेट पे थे। बट अपैरल एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे कोई वीसी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस देव हैड या एग्जिट नहीं मिलता एक्सेट्रा। वो एक माइंड ब्लॉक है काफ़ी सारे वीसीज में। तो हमने यही तय किया था कि हम वही करेंगे जो हमारे प्लान में है। वो मंथ ऑन मंथ एक स्टेडी ग्रोथ लाने के ऊपर हमने काफ़ी सारे इम्प्रोवाइजेशंस किए। यूजली क्या होता है पता है, जब आपके पास वीसी पैसा आता है ना, आप बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहते हो फिर बिजनेस को। तो आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छा था कि हम इनिशियल स्टेज में बूटस्ट्रैप ही हैं, क्योंकि हमें वो बहुत सारी गलतियां समझ में आई। उस तरीके का पैसा अगर बिजनेस में आ जाता तो हम उन उन गलतियों को नेग्लेक्ट करते। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, हमने बहुत ही सोच समझ के रोएस ड्रिवन मार्केटिंग ही की हमेशा, कि हमें इतने के आरओआई आएगा तो हमारा ये बजट है, वरना हम इसको फिर से ऑप्टिमाइज करेंगे, थोड़े दिन और वेट करेंगे और फिर वापस वी विल स्टार्ट बिल्डिंग इट। तो आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। आपके पास अगर वीसी का पैसा आता है तो आप ऑब्वियसली बहुत सारा टैलेंट को हायर कर सकते हो। काफ़ी सारा पैसा आता है मार्केटिंग रिलेटेड, काफ़ी सारा ग्रोथ कैपिटल आपके पास आ जाता है। बट आई थिंक हमारे लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रही है वो है लर्निंग, जो शायद कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी वीसी या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिलता। हर चीज हमने पूरी टीम में हम मतलब 4 लोग थे जब हमने शुरुआत की थी। कोई भी आईआईटी आईएम बैकग्राउंड के नहीं है। काफी सारे यूट्यूब चैनल से हमने सीखा कि एड्स कैसे जनरेट करते हैं, क्या कंटेंट आपको प्ले करना चाहिए। हमने बहुत सारे एबी टेस्टिंग किए कि किस रीजन में किस मौसम में क्या बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर विंटर है तो हम सिर्फ फोकस
दिल्ली और अपवर्ड्स में कर रहे थे। समर था तो हमारा फोकस में मेजोरिटी सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया पे था। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे कि कोऑर्ड्स वगैरह हैं, तो हमें पता था कि ये सिर्फ हॉलिडे सीजन वाले क्लोथिंग है, तो हमने टारगेटिंग जो है ना बहुत ही स्पेसिफिक की और बहुत ही बैंग ऑन की। तो आई थिंक वो एक प्योर वजह थी हमारे एटलीस्ट डिजिटली स्केल करने में। सेकेंडली जो आपने बोला कि बूटस्ट्रैप होके आपने कैसे किया है, तो मैंने एक्चुअल में लास्ट जो 10-15 साल मैंने इस स्पेस में बिताया ना, उससे मैंने बहुत सारी गुडविल अर्न की थी। और इसका फायदा ये हुआ कि लोग हिचकिचा नहीं रहे थे हमें क्रेडिट देने से, क्योंकि वो एक गुडविल 10-15 साल का बना हुआ था सारे सप्लायर्स के साथ। तो दे न्यू के इस बंदे पे आप रिलाई कर सकते हो और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो वहां से हमारे सप्लायर्स के एंड से हमें बहुत सपोर्ट मिली। जो जहाँ यूजुअल क्रेडिट पीरियड अराउंड 30 से 35 दिन होती थी, हमें 90 दिन तक लोगों ने दिया। तो उस कैश फ्लो को हमने बहुत ही ब्यूटिफुली मैनेज किया इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। आज के डेट पे आपको हर एक चीज की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप डेट ले सकते हो, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से डेट ले सकते हो, आप बैंक से डेट ले सकते हो। बहुत सारे रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है जो आपको डेट देती है आपके रेवेन्यू के बेसिस पे। तो आई थिंक काफी सारी चीजें अवेलेबल है। इट इज जस्ट दैट एक एक बहुत ही बड़ा टैग आपको मिलता है। लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत ही बड़ा टैग मिल जाता है अगर आपने फंड रेज किया है, बट फंड रेज जो है वो एक्चुअल में एक ऑब्लिगेशन है। और कोई मतलब it is nothing to celebrate about it. Obviously it is very important to raise funds if you want to grow at a drastic speed, but उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट कर लिया है, कि आपके पास कस्टमर्स है, कि आपको सिर्फ ये कैपिटल ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर सिर्फ ग्रोथ के लिए चाहिए तो आप शायद डेट ले लो, और अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप डेट से काम चला सकते हो। तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हमारे लिए फायदेमंद यही था क्योंकि हम बूटस्ट्रैप थे। हमने काफी टाइट कॉस्टिंग पे हमने काम किया। हमने बहुत ही एक्सपोनेंशियली मार्केटिंग पे नहीं स्पेंड किया। और हर एक डिसीजन हमारा बहुत ही क्यूमुलेटिव होता था सारे कोर टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करने के बाद। तो आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रहा है हमारे लिए। सिद्धार्थ, एक चीज़ आपने बताई कि आपका जो सप्लायर चेन था, जो 10-15 साल की आप लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बॉन्ड बिल्ड हुआ था। अ, अगर मैं बात करूँ कि आपके पास सिंस आपने वो 10-15 साल काम किया, तो आपके पास सप्लायर साइड में वो ट्रस्ट था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो इनिशियल स्टेज में अपने रिलेटिव्स से, आपने भी ज़िक्र किया, रिलेटिव्स या दोस्तों से पैसे लेते हैं। वो ऑन पेपर्स वो सुनने में वो चीज़ होती है कि बूटस्ट्रैप किया है, बट बिहाइंड द सीन रियलिटी कहीं न कहीं तक आती है कि आपने किसी अपने नोन पर्सन से लिए हैं, और पैसे की बात एक रिश्ते में लाना, क्या उससे टर्म्स खराब होने के भी चांसेस होते हैं कभी? या फिर किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर आप अपने ही नोन सर्कल में पैसे उठा रहे हैं तो? देखो, जब जब आप इक्विटी लेते हो ना, अगर इक्विटी के फॉर्म में लेते हो तो उनका रिस्क बड़ा है। क्योंकि या तो कंपनी चली तो उन्हें पैसा मिलेगा, कंपनी नहीं चली तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। जब आप डेट ले रहे हो तो बहुत ही कैलकुलेटिव डेट लेना चाहिए। कि अगर आपने समझ लो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए लिया है, तो आपकी मंथली करंट सेल्स क्या है, आपका विजन फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 12 मंथ्स क्या है, क्या आप उस ट्रैक रिकॉर्ड पे हो, क्या आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन है कि जब भी ये फंड्स वापस देना पड़े, आपके बिजनेस को ये इफेक्ट ना हो। डेट पे ऑफ भी करना चाहते हो तो आपके बिजनेस को हैम्पर ना करे, उस तरीके के सिचुएशन आपके पास होना चाहिए। आपको ग्रोथ को जो है ना बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए कि किस फेज में आपको स्केल करना चाहिए, किस फेज में आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए। तो आई थिंक वैसे आप कहीं से भी लो, बैंक से लो, रिश्तेदार से लो, रिस्क तो रिस्क ही है। और कोई भी एंटरप्रेन्योर का जर्नी विदाउट फेलियर इज इम्पॉसिबल। अगर उसने फेलियर नहीं देखा, या तो वो भगवान है या वो झूठ बोल रहा है। तो दो ही चीज हो सकती है। तो इट इज ऑब्वियस कि सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट ऑब्वियसली
जो आपने बोला कि रिश्तेदार हैं, वो रिश्ता शायद खराब भी हो सकता है। तो ये सब ऑनेस्टली तो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं मेरे को बैक करने वाले बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स थे मुझ में, जिन्होंने डेट दिया स्पेशली। और ऐसा नहीं कि हमने जो 4 करोड़ की डेट ली वो एक ही साथ ले ली, हमने 50 लाख लिया। स्केल करा, हमें लगा कि हाँ, अब और हम 50 लाख से और स्केल कर पाएँगे। तभी हमने बहुत ही छोटे-छोटे पीसेज़ में ये इन डेट को लिए। और द गुड पार्ट इज कि हमने ऑलमोस्ट 20% रिटर्न भी कर दिया। सरप्राइजिंगली सिद्धार्थ, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें इन्वेस्टर्स पैसे लगाने से बचते हैं, और आपने उसमें बहुत एक लंबा ड्यूरेशन दिया और काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड, एक तरह से बोलें तो इन्वेस्टर्स के लिए सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिटर्न ला करके दिया है, जिसकी वजह से वो शायद अचानक से एक वो लाइमलाइट सी नज़र आई है। आपको क्यों ट्रस्ट था कि क्या जब आपने स्टार्ट किया था तब ऐसा सोचा था क्या कि मैं इसको इतना बड़ा बनाऊँगा, इतने इस लेवल पर पहुँचाऊँगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इन्वेस्टर्स का वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर के कि नहीं, अब इसमें भी हम पैसे लगा सकते हैं, एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सकता है, या फिर स्केलेबल है, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होने वाला है। वो माइंडसेट चेंज कैसे आपने अज़्यूम किया? ये बहुत ही राइट पॉइंट आपने बोला। इनफैक्ट मैं कल ही दिल्ली में था, तो वन ऑफ अ स्मॉल टाइम सिमिलर फैशन टी शर्ट्स बनाते हैं, तो उसके फाउंडर ने ही केम एंड ही टोल्ड मी कि बॉस, आपने पूरा आइस ब्रेक कर दिया है। अब वीसीज हमें देखने लगे हैं, और पिछले 5-6 दिनों से काफी सारे वीसीज ने हमें भी अप्रोच किया है, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ साइमल्टेनियसली मैटर करता है। एंड बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो पैसा बर्न करके वीसी के पैसों पे काफी सारा स्केल करते हैं, बट दे ऑल्सो बर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड इवेंचुअली दे विल गेट प्रॉफिटेबल। और ऑब्वियसली वो सब होगा, बट आंसरिंग योर main question, that is towards uh, VCs not backing this segment. It is uh, because of the kind of failures that they've seen maybe in the past। और ये जो इंडस्ट्री है, ये काफी इन्वेंट्री हैवी इंडस्ट्री है। तो आपका अगर इन्वेंट्री और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मिसमैच हो जाए, तो इट कैन जस्ट फॉलो अपॉट, जो काफी सारे ब्रांड्स ने फेस भी किया है इन द रीसेंट टाइम्स इटसेल्फ। तो मेरा डे वन से सिंपल फॉर्मूला यही था कि हमें बिजनेस करना है, और बिजनेस का मतलब होता है जनरेटिंग वैल्यू, जनरेटिंग प्रॉफिट। तो हम उसी बेसिक जो बिजनेस के इथोस है उसी पे चल रहे थे। इन टर्म्स ऑफ यू नो जब जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो आपका दिमाग और तेजी से चलता है जुगाड़ की तरफ। तो आप छोटे छोटे जुगाड़ करते हो। हमारा जो अब आज का कस्टमर केयर सपोर्ट का मैनेजर है, वो 12,000 रुपए में कोविड के टाइम पे आया हुआ नॉर्मल कॉलेज का ड्रॉप आउट था। तो इस तरीके की जो और ये काफी सारे टीम मेंबर्स के साथ है, ऐसा नहीं कि मैंने तो सिर्फ उसका एक का एग्जाम्पल दिया था। और वो जिस दिन आया था और आज जो वो है, उसी में मतलब आई थिंक वी हैव वन जस्ट बाय डूइंग दैट टू सो मेनी पीपल, राइट। क्योंकि दे हैव आउट परफॉर्म देमसेल्फ। उन्हें बहुत ही इंक्लूसिव फील होता है वर्किंग फॉर द कंपनी विच इज ग्रोइंग फास्ट, एंड प्लस इज बूटस्ट्रैप्ड, एंड कोई फैंसी ऑफिस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी ऑफिस है, जहाँ पे आप आओगे तो ऐसे लगेगा कि कोई मार्केट टाइप्स है। काफी सारी चीजें रही है, बट आई थिंक बेसिक जो बिजनेस के इथोस है, अगर उस मार्ग पे आप चलोगे तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होगी, और ग्रोथ शायद थोड़ी स्लो होगी, बट इवेंचुअली यू विल विन। जुगाड़ वाला पॉइंट कहा, बहुत ही मुझे लगता है कि वो सुनने में भले जुगाड़ है, बट एक्चुअली अगर इथोस के तरीके से देखा जाए तो इनिशियली आपको चलना ही उसी तरीके से चाहिए, डज़न्ट मैटर आपके हाथ में कितना सारा पैसा है। और आपने साथ में ये भी कहा कि आपने ऐसे-ऐसे लोगों को हायर किया है शायद जो उस वक़्त, अगर हम सर्टिफ़िकेशन वाइज़ में भी देखें तो शायद उतना अप टू द मार्क नहीं थे, बट आज की तारीख में वो एक्सेल परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट आप देखते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स को इनिशियल डेज़ में अ, वो आईसाइट रखना उस टैलेंट के लिए कि मुझे इसका सर्टिफ़िकेशन नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन की इस कैपेबिलिटी को मेरा निकालना है, इस पर्सनल प ओपिनियन सर्टेन
मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, जब भी हम हायर करते हैं ना, हम उसमें भूख देखते हैं कि इस बंदे में क्या भूख है अंदर, और ये किस हद तक इस पे मेहनत करेगा. तो hustle is the number one thing that we look at while hiring people, not their qualification, not their communication skills, but the kind of mindset that they come in the company with. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बिजनेस स्केल करना है या कोई स्पेशली ऑनलाइन ब्रांड खड़ा करना है, वो है ट्रस्ट. कस्टमर का ट्रस्ट आप कैसे जीतोगे. इनिशियली हमें बहुत ही चैलेंजिंग लगा. इंस्टाग्राम पे लोग गाली दे रहे थे कि फेक है, ऐसा ही कोई है. मतलब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इनिशियली, काफी सारे ब्रांड्स रिलेट भी करेंगे इससे, क्योंकि पास्ट में कस्टमर के साथ धोखा हुआ है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लोग अमेजॉन मिंत्रा में जाके क्यों प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. भले वो आपका ही प्रोडक्ट होगा, वो वहां से खरीदेंगे, बट आपके वेबसाइट से नहीं खरीदेंगे. रीजन बीइंग, उन्हें पता है कि अगर उन्हें रिटर्न्स एक्सचेंज कुछ भी करना है तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हो जाएगा. सेकेंडली है, उन्हें ट्रस्ट है उस कंपनी पे के शिपिंग ऑन टाइम आएगा. अगर कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में तो सपोर्ट करेक्ट होगा. तो हमने इन सारी चीजों पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया. हमने हमारे सक्सेस का रीजन आई थिंक सिंपल था कि हमने वही किया जो हमने प्रॉमिस किया. अगर हमने बोला हम रोज नए स्टाइल्स लाएंगे, तो सिंस डे वन आज तक भी हमारे वेबसाइट पे आप जब भी जाओगे, एक से 5 नए प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही. सेकेंड, हमने बोला हम रिटर्न्स और एक्सचेंज को हैसल फ्री रखेंगे. हम पहले एक ब्रांड थे जो रिफंड जो है वो डोर स्टेप पे देता था. इसके पहले सिर्फ अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ये लोग देते थे कि आपसे जब प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके ठीक 1-2 घंटे में आपको रिफंड मिल जाता था. तो हमने वो भी इनिशिएट किया कि जैसे ही कस्टमर के एंड से पिकअप होगा, वो पिकअप के ट्रिगर पे हम रिफंड इनिशिएट कर देंगे. तो ये छोटे छोटे चीजों से ना हमारा जो ब्रांड पे है वो ट्रस्ट काफी लोगों का हुआ. एंड उससे क्या होता है ना कि यू विल स्टार्ट रिकमेंडिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि यार मैंने किया था, 2 बार ही ऑर्डर किया, एक बार सही भी नहीं आया था, तो मुझे एक्सचेंज करना था, तो बहुत ही इजीली एक्सचेंज हो गया. तो ये जो वैलिडेशंस थे ना कस्टमर्स के, इसने हमें ग्रो किया. और आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको ब्रांड ना कोई वीसी बना सकता है, ना कोई टॉप आईआईटीएन बना सकता है, ना कोई टॉप सीईओ बना सकता है, आपको सिर्फ एक कंज्यूमर ही आपको एक ब्रांड बना सकता है. अगर वो दर्जा कोई दे सकता है तो इट इज ओनली द कंज्यूमर, कि हाँ ये ब्रांड है. और लेबल और ब्रांड में बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन होता है. जब आप ब्रांड हो, आप एक एस्पिरेशन हो लोगों के लिए. जब आप मिंत्रा या अमेजोन में कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आप ब्रांड देख के नहीं लेते हो, यूजली इट इज द लेबल. I mean, just the design that you see, and it can be any of the labels. बट जब आपके वेबसाइट से बेच रहे हो तो आपको बहुत सारा स्टोरी टेलिंग करना पड़ता है. आपको कस्टमर को वो ट्रस्ट देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस. हमने फ्रॉम द इनिशियल डेज ही छोटा सा कॉल सेंटर का सेटअप किया था, जहाँ पे कस्टमर्स कुड रीच आउट टू अस एंड शेयर देयर फीडबैक्स. और हम बहुत ही कस्टमर ऑब्सेस्ड कंपनी है. मतलब इनिशियल डेज की मैं बोलूँ तो मैं और चेतन जो हमारा सीएमओ है, हम रात को 2-2 ढाई बजे तक इंस्टाग्राम पे लोगों को रिप्लाई कर रहे थे कि और एक दूसरों को भी बता रहे थे कि मैं इस बंदे को हैंडल कर रहा हूँ, तो इसको कर ले. और नेक्स्ट डे हम चैलेंज करते थे कि बॉस मैंने इतने कन्वर्ट किए, तूने कितने कन्वर्ट किए. तो उस तरीके का हसल चलता था. ऑफिस के हमारे कॉर्नर में 2 रैक थे, वही हमारा वेयर हाउस था. वहां से फिर हमने एक फ्लोर लिया, फिर हमने 2 फ्लोर लिए, फिर हमने एक बिल्डिंग ली. और लास्ट दिसंबर में हमने एक 30,000 स्क्वायर फुट का फुली ऑटोमेटेड वेयर हाउस बनाया फिर बैंगलोर में. जो सिचुएशन आप बता रहे हैं अपने इनिशियल डेज के अपने स्टार्टअप की, ये वो स्टार्टअप तो बिल्कुल भी नहीं है ग्लूमी ब्लूमी शाइनी कि आपको सो तो शीशे की दीवारें हो, सुंदर सुंदर चेयर्स हो. और आज की डेट में अगर मैं देखूं तो सिचुएशन उतनी ही रिवर्स है. मतलब उन्हीं लोगों की वही कॉस्ट कटिंग की वजह है. शायद आप इनिशियल डेज में कैसे कोई स्टिक रह सकता है कि वो चीज़ भी आखिर एम्प्लॉइज़ को अट्रैक्ट करती है, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्रोडक्ट पर भी उतना ही फ़ोकस करना है. आप उन चीज़ों के बीच में कैसे बनाया आपने? देखो, नंबर 1 चीज ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट है. अगर आपका प्रोडक्ट घटिया है तो नो मैटर आप कितने भी करोड़ रुपए मार्केटिंग में स्पेंड कर दो, वो कंपनी नहीं चलेगी. तो प्रोडक्ट इज द नंबर 1 फैक्टर.
Second, obviously, is the काइंड ऑफ एंगेजमेंट आपका होता है आपके कंज्यूमर के साथ। आप कितने अच्छे से आपके कस्टमर को समझते हो और उस बेसिस पे आपके बिजनेस को पिवट करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब लॉकडाउन था हमने काफ़ी सारे लॉन्ज वेयर बनाए, बॉक्सर्स पायजामाज वर इन सुपर डिमांड, तो वहीं से हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट हुई। फिर जब कॉलेजेस खुले हमें वही कंज्यूमर्स को टी शर्ट और डेनिम बेचना था। जब ऑफिसेज खुली तो उन्हीं कस्टमर्स को हमें ट्राउजर्स और शर्ट्स बेचना था। तो हमने सिर्फ कस्टमर का पैटर्न प्रॉपरली समझा और उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स को हम बाइफोकेट करते गए। सेकंड, जब टीम की बात आती है, हमारे टीम में आज भी कोई भी बहुत ही बड़े लेवल का सीईओ या आईआईटीएन या कोई आईआईएम वाला नहीं है। आज भी वही टीम है और the good thing is that everyone here is those kind of people who love to learn new things every single day. हमारे ऑफिस में ऐसा सिस्टम है कि कस्टमर रिव्यू को जो है ना, हमने सब सब सारे के सारे डिपार्टमेंट को ओपन एक्सेस दिया हुआ है कि it could be customer feedback could be towards product, towards service, towards website, towards any of the aspect. तो हमने ये सारी फ्रीडम सारे के सारे एम्प्लॉयज को दी हुई है कि यू कैन एक्सेस कस्टमर्स फीडबैक्स एवरी सिंगल डे एंड इम्प्रोवाइज योर सेल्फ ऑन देम। हर रोज मतलब हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम जो है वो एक रिपोर्ट बना के देती है कि आज इतने सारे कॉल्स आए और ये रीजंस के लिए थे। तो हमारे लिए ना डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाता है। अगर काफी सारे लोगों का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कोई नेगेटिव फीडबैक आया तो हमें उस प्रोडक्ट पे वर्क करना है। अगर काफी सारे लोगों का कोई वेबसाइट रिलेटेड इशू से आया तो हमें वेबसाइट रिलेटेड इशू को सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी डिसीजन मेकिंग हो जाता है जब आप बहुत ही छोटे से इंक्लूसिव वे में काम करो विद द एंटायर टीम। क्या आपको लगता है कि कब आपको समझ में आ जाता है कि मैंने बहुत खींच लिया है अब इसको अकेले के दम पे, अकेले की फंडिंग, बूटस्ट्रैपिंग के दम पर? अब वो टाइम में, जैसे कि आपने बोला कि ऐसा नहीं था कि आप लोग इन्वेस्टर नहीं चाहते थे, बट वो ब्रेक थ्रू कैसे जब आया, मतलब अब लग गया कि नहीं, अब तो कन्विंस करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे भी मनाना है उनको, बिकॉज़ अब आपको वो नीड लगी कि नहीं, एक्सटर्नल फंडिंग यहाँ पर अब बहुत ज़रूरी है, उसके लिए चाहे जो करके कन्विंस करना पड़े, हमें करना पड़ेगा। अदर बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज़ या फिर जो कोई ऐसा पर्सन जो सोच रहा हो, वो कैसे सीख सकता है कि कितने टाइम तक वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है? देखो, अपने अपने पेडिग्री के ऊपर है ये तो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देर इज नो सेटिस्फैक्शन बीइंग बूटस्ट्रैप्ड वर्सेस एन इन्वेस्टेड कंपनी, राइट? मेरे काफी दोस्त हैं जो इन्वेस्टेड कंपनीज के फाउंडर्स हैं, उन पे वीसी का प्रेशर मतलब हमेशा रहता है कि स्केल करना है, ग्रोथ लाओ, प्रॉफिटेबिलिटी लाओ, एक्सेट्रा। बट जब आपकी कंपनी होती है, बूटस्ट्रैप्ड हो आप, काफी सारे डिसीजंस जो है अपने दम पे ले सकते हो। नंबर वन चीज तो वो है। सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ मुझे पर्सनली लगता है कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ कि आपको आपका विजन क्या है, आपको उस विजन को कितने साल में अचीव करना है और आपका फंड रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर एक्सपोनेंशियली रेस करके आपकी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो, वो भी कोई सेंस नहीं बनता है। आप उतना ही पैसा लो जितना आपके लिए जरूरी है। एटलीस्ट एक 6 महीने की रनवे हो गई, 1 साल की रनवे हो गई, ना कि 5 साल की। तो छोटे छोटे बैचेस में ऑन टाइम पैसा रेस करना इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो फिर आता है जुगाड़। जुगाड़ यही होता है कि आप या तो आपके सप्लाई से क्रेडिट ले लो। एटलीस्ट इफ यू आर अ कंज्यूमर ब्रांड, वो आपको एक हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ अगर आप कोई सैस कंपनी चला रहे हो या आपका कोई सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, तो आप ईसॉप्स का पूल बड़ा कर सकते हो फॉर इनिशियल एम्प्लॉइज, जो कि वो मोटिवेटेड रहें काम करने में। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ people like निखिल कामत, who's bootstrapped, Zerodha आज सबको पता है क्या बन चुका है। मैं रिसेंटली
गौरव और अमित को मिला था, जो कि नॉइज ब्रांड के फाउंडर है, अगेन बूटस्ट्रैप्ड कंपनी विच इज नंबर वन इन वेयरेबल्स इन इंडिया। तो काफी सारे ऐसे इंस्पिरेशंस भी हैं जो बूटस्ट्रैप्ड होके उन्होंने भले थोड़ा लेट से ग्रो किया है, बट बहुत ही प्रॉफिटेबली और बहुत ही ब्यूटिफुली उन्होंने ग्रो किया है। जिस सेगमेंट में आप हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कब बी इट आपकी नीड कब हो सकती है, और या फिर आपको कितनी जल्दी अर्ली स्टेज में आपको फंडिंग मिल सकती है। देखो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो यही सोच के कि मुझे फंडिंग लेनी है, तो बहुत ही वो डिफरेंट एंगल हो जाता है। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, हमें पता ही नहीं था फंडिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमें तो सिर्फ इतना पता था कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, हम वो बना रहे हैं, और उनको हम बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे सर्व कर सकते हैं विद द बेस्ट क्वालिटी एंड द टॉप सर्विस। तो ये हमारा मोटो रहा है डे वन से कि कस्टमर ही सब कुछ है। जो लोग बोलते थे ना कस्टमर भगवान होता है, वो एक्चुअल फैक्ट है कि कस्टमर ही भगवान है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे वेबसाइट पे आते हो, भले आप मुझे कितना ही पर्सनली जानते हो, अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस या सर्विस एक्सपीरियंस खराब हुआ ना, तो आप रिकमेंड करोगे, इनफैक्ट आप 5 लोगों को हटा दोगे कि भाई मत लेना, मेरे साथ ये हुआ है। तो वन गुड फीडबैक कैन maybe get you 5 customers, but one negative feedback can take away 50 good customers. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग रहा है, इसीलिए हम बहुत ही कस्टमर फोकस्ड हैं। सेकेंडली, आई थिंक टाइमिंग अगेन डिपेंड करता है सेगमेंट टू सेगमेंट, क्या कैटेगरी में आप प्ले कर रहे हो। मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है ये, बट इन स्पेसिफिक टू कंज्यूमर फोकस्ड मार्केट जहां से मैं हूं, आई कैन टेल के आपको एटलीस्ट एक प्रॉपर प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाना चाहिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने लॉन्च किया, उस पर काफी सारे एटलीस्ट फीडबैक्स आए, आपके एनपीएस स्कोर अच्छे थे, और अब आपको पता है कि प्रोडक्ट और आपका सप्लाई चेन एकदम सॉर्टेड है, आपको सिर्फ अब मतलब रॉकेट की तरह उड़ना है। दैट इज द राइट टाइम टू एक्चुअली टेक फंड्स एंड स्केल योर बिजनेस। बट काफी सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही इनिशियल स्टेज में प्री रेवेन्यू बेसिस पे ही वो काफी सारा फंड्स ले लेते हैं, जिससे उनकी इक्विटी भी काफी सारी ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है, एंड देन दैट स्किन इन द गेम नहीं रहता है फाउंडर के पास ही आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप जब इक्विटी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, आपका कंट्रोल कम हो जाता है। वीसी से फंडिंग मिल जाती है, उसके उसका प्रेशर होता है, वो जिस तरीके से कहता है आपको, आप उसके लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं। ये 2-3 चीज़ें जो एक सेटअप बनाती हैं इकोसिस्टम, उस बीच में आपने डिसाइड किया फंडिंग लेने का, आपको फंडिंग मिली। सिंस आपने बहुत लंबे टाइम से अपने तरीके से चलाने के लिए काम, मतलब तरीके खोजे हैं। क्या ऐसा भी होता है कि मतलब जब फर्स्ट टाइम बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि आपने साबित किया है खुद को उस एक ड्यूरेशन में, उस चीज़ को वायबल करके दिखाया जिससे लोग दूर हटते थे। तो क्या ऐसे सिनेरियो में वीसी की तरफ से वो जो प्रेशर एंड रहता है, वो ऐसा थोड़े ढील मिली रहती है कि, या फिर इसके चांसेस होते हैं कि ढील मिली रहेगी और आपको फ्री हैंड दिया जाएगा कि यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, अब तुम करो, तुम जो करना चाहते हो? क्या ये सिनेरियो बन सकता है? क्योंकि ये फिर इवेंचुअली मोटिवेशन देगा एक लॉन्ग रन में। और दूसरा चीज़ ये कि से मान लेते हैं आपके पास वीसी आ गया, तो आपका विज़न उस वीसी के विज़न के साथ ऐसे कोलिजन ना हो, कैसे एक कॉमन इंटरेस्ट वाला विज़न लेकर के चलें और आप कैसे जो आइडिया आप लेके चलते हैं, वो उसको सस्टेन किए रहें? ये 2 जो चीज़ें हैं, वो आप क्लियर करें तो बेटर होगा। देखो, रेजिंग मनी और ब्रिंगिंग इन पार्टनर्स राइट इज एज गुड एज मैरिज। तो आपको उतना ही श्योर होना है जितना आप अपने वेडिंग को लेके श्योर होते हैं। सेकेंडली, आई थिंक most of the VCs will not partner with you unless they are aligned with your vision and they don't give you free hands. तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि VC को ऑब्वियसली पता होता है कि आपका विजन क्या है, वो आपसे एक बिजनेस मॉडल मांगते हैं जिस डायरेक्शन में आप जाते हो, बट ऑब्वियस है कि वो वाइल गोइंग ऑन द पाथ उसमें काफी सारे चेंजेस होंगे जो आपको बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ती है एक्सेट्रा, बट इट इज अ वेरी सीमलेस प्रोसेस, एंड आई थिंक VCs these days are hands on with every portfolio of theirs, जो वो बहुत ही
केयरफुली और बहुत ही समझ के एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं. एंड आई थिंक एवरी ब्रांड फाउंडर हैज़ ओपन फ्री हैंड्स टू रन हिज कंपनी. मुझे नहीं लगता है कोई भी ब्रांड ऐसा होगा जो वीसी के वजह से ग्रो नहीं हो पाया. बहुत ही कम चांसेस है वो. तो VC is like your partner who can get you connections, who can get you money, who will also promote you, etc. तो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर if you are able to raise funds. आपके ब्रांड को एक क्रेडिबिलिटी बहुत ही इनिशियली मिल जाती है. अगेन द काइंड ऑफ VC whom you are bringing in, but everyone is not so lucky. तो आई थिंक 1000 स्टार्टअप में 10 ही ऐसे होंगे जिनको फंडिंग मिलेगी, बट 990 ऐसे थोड़ी है कि वो काबिल नहीं है या वो नहीं कर पाएंगे. सो दे विल हैव टू जस्ट फाइंड अदर वेज टू डू इट. गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स है स्टार्टअप्स को लेके. काफ़ी सारे इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स है. एटलीस्ट छोटा पैसा आप वहाँ से रेज कर सकते हो. एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गए. तो आई थिंक आपके पास सिर्फ वो एक हसल होनी चाहिए कि मुझे ऐसे करना है. चाहे वो रोड स्मूथ हो, बम्पी हो, फुल ऑफ पॉटहोल्स हो, जो भी हो, बट यू विल हैव टू क्रॉस इट समहाउ. तो वो जो आप में हसल है ना, वही एक्चुअली आपकी जर्नी डिसाइड करेगी. जो क्वेश्चन मुझे इनिशियली पूछना चाहिए था वो मैं अब पूछ रही हूँ आपसे. आपने एक्चुअली किन लोगों से फंडिंग रेज की शुरू में, जो इनिशियल स्टेज पे अपने पैसे जुटाए थे? नॉट फंड रेजिंग एक्चुअली, वो जो कैजुअली जो अनऑफिशियल पैसे जुटाते हैं, वो आपने किन लोगों से जुटाए थे? या मेरे लाइफ में ना मैं बहुत ही लकी रहा हूँ. एंड आई विल टेल लॉट ऑफ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स कि आपके दोस्त जो है ना वो बहुत ही सही बनाओ. अगर आप ऐसे दोस्त बनाते हो जो आपके जैसे ही सोचते हैं और आपके जैसे ही हसलर्स है ना, तो वो बहुत ही आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने में. तो मेरे लाइफ में वो एक लकी पार्ट रहा कि मेरा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है रवि, तो ही इज बीन लाइक अ सुपर डुपर सपोर्टिव पर्सन टुवर्ड्स मी. उसने मुझे पैसे दिए, गाइडेंस दी, सब कुछ दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था, एंड नॉर के उसके पास कुछ बहुत ज़्यादा था. बट ही गेव दैट पाई टू मी क्योंकि ही बिलीव्ड इन मी. तो आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी 2009 में, उसने मुझे 5 लाख के छोटे से अमाउंट से हेल्प किया था, जहाँ से मैंने पूरा बिजनेस ग्रो किया. और आज तक भी मैंने वो पैसा उसको रिटर्न नहीं किया है. मैंने यही बोला कि बॉस ये मेरा लकी मनी है, इसके बदले में तुझे जो चाहिए वो ले लेना. तो आई थिंक फ्रेंड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ पीपल. आप कैसे दोस्त बनाते हो, वो काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या करने वाले हो. Secondly, I think obviously friends and family. I mean, family is obviously there. तो मैंने मेरे फादर से कुछ फंड्स लिया. My known cousins were there who helped me. बट हमने ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे पैसे ले लिए जब तक हमें PFMF नहीं मिला था कि हाँ हमने प्रोडक्ट बना दिया है, हमने पूरा ब्रांड बना दिया है, हमें स्केल अब थोड़ी थोड़ी मिल रही है, तभी हमने उस पैसे को इन्फ्यूज किया. और ऐसा नहीं कि हमें स्टार्ट करने के लिए हमने वो पैसे लिए. सिद्धार्थ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे बात करते हुए. मैं और ज़्यादा बात कर सकती हूँ बट आई हैव थोड़ा सा लिमिटेशन. और मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे रेज करूँगी कि अभी जो मैं अगर एक एज ग्रुप देखूँ जो अराउंड से मान लीजिए कॉर्पोरेट कल्चर में 6-7 साल, 8 साल दे चुका है और बहुत एक जेनेरिक जितना कॉमन टर्म एंटरप्रेन्योर बन गया है, उतना ही कॉमन टर्म ये बन गया है कि मैं छोड़ के खुद का शुरू करने जा रहा हूँ. बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए शुरू करने के लिए, क्या टिप्स ध्यान रखनी चाहिए? मैं आपसे थोड़ा उल्टा पूछूँगी कि अगर आपको मतलब आप क्या कहेंगे कि अगर तुम्हारे अंदर ये ना हो तो मतलब मत करना भाई, ये नहीं हो पाएगा. मतलब क्लियर क्लियर है ये कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है, तो भाई समझ जाना कि तुमसे नहीं हो पाएगा. तुम्हें अननेसेसरी वो कॉर्पोरेट जॉब जो एक स्टेबिलिटी देती है, उसको आज की तारीख में कैसे भी आप रिप्रेज़ेंट करें, अगर वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए स्टार्टअप के बारे में. वो क्लैरिटी कि क्या नहीं है, तो फिर आपको नहीं सोचना चाहिए. पेशेंस. तो बहुत ही सिंपल आंसर है. अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप मत कीजिए. क्योंकि जो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है ना, वो
वो बोलते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल स्टोरी हैज years of hard work involved. तो वही सारा का सारा चीज वहीं पे आके अटक जाता है कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, तो आप करो ही मत अगर आप बहुत ही इम्पेशेंट हो। और फिर आप क्या करोगे कि आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते रहोगे। तो आप एक प्रॉब्लम को पकड़िए, उस प्रॉब्लम के डेप्थ में जाइए, उस प्रॉब्लम को समझिए और उसका फिर सोल्यूशन ढूंढ के उसके ऊपर अपना बिजनेस बनाइए। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। बट ऐसा नहीं कि आप वो प्रॉब्लम ढूंढते ढूंढते खुद ही प्रॉब्लम में आ जाओ या उसी में अटके रहो। यू हैव टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द वर्ड गो इटसेल्फ। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो बोल रहे हैं 2 साल से मैं इस चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ। भाई तो रिसर्च 2 साल से क्यों कर रहा है? तो शुरू तो कर दे, शायद उसमें तेरे को बहुत सारे चेंजेस करते करते तू आज एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रोडक्ट बना चुका होता। तो आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पीड और स्टेबिलिटी, दोनों जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप के बारे में बात करने के लिए, उसकी टेक्निकलिटी को समझाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा और उन्हें ढेर सारी जानकारी मिली होगी। तो ये था शुद्ध देसी स्टार्टअप पर हमारा आज का एपिसोड। इस पॉडकास्ट को आप योर स्टोरी हिंदी की वेबसाइट या किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए फाउंडर के साथ और एक नए टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए आप हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां योर स्टोरी को जरूर फॉलो करना।